अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में पहले तो हम ये देखेंगे थर्मोरेगुलेशन क्या होती है। थर्मोरेगुलेशन होम्योस्टेटिक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ऑल दो एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होगा वो चेंज हो सकता है। तो thermoregulation is a homeostatic mechanism in which organisms maintain their internal temperature despite the variations in external temperature. एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंजेस आती जाएंगी, बॉडी के बाहर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, लेकिन बॉडी के अंदर वाला टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर कहलाती है थर्मो रेगुलेशन। तो प्लांट्स के अंदर भी थर्मो रेगुलेशन होती है। प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन के लिए सर्टेन एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। कुछ इनके अंदर बॉडी के अंदर एडेप्टेशंस होती हैं, मुताबिकतें होती हैं टू टॉलरेट द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स को और तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर और तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों को ही हम देखेंगे कि इन दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर या चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी को उस चेंजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या उस चेंजिंग टेम्परेचर के इफेक्ट से बचाने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे। तो पहले बात करेंगे हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्लांट्स को क्या इफेक्ट हो सकता है प्लांट के ऊपर हाई टेम्परेचर का। दो तरह से हाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है प्लांट्स को। सबसे पहले तो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो सकती है, चूंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और प्रोटीन सेंसिटिव होती हैं फॉर हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर क्या हो सकता है, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, तो एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं। अगर एंजाइम डीनेचर हो जाए, एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाए, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इससे मेटाबॉलिज्म डैमेज हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम को डीनेचर होने से बचाते हैं, बचाना चाहिए प्लांट्स को। सेकंड जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हाई टेम्परेचर जो है यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा हो जाता है। जब ट्रांसपरेशन का रेट बढ़ जाता है तो इससे वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है पौधों को, पौधों की विल्टिंग शुरू हो जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं, पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। यानी इस वाटर डेफिशिएंसी को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर दी जाते हैं। और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उस टाइम पे फोटो रेस्पिरेशन का इफेक्ट भी हो सकता है। ये वो चीजें हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स को बेयर करनी पड़ती हैं। अब इनको कोप अप करने के लिए, इनको फेस करने के लिए प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लाई हुई हैं, कुछ एडेप्टेशंस रखते हैं प्लांट्स। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम और प्रोटीन की, उससे बचने के लिए प्लांट्स ने बनाई है एक स्पेशल टाइप की, अपने अंदर प्रोटीन बनाते हैं ये प्लांट्स, जिन्हें हीट शॉक प्रोटीन्स कहा जाता है। हीट शॉक प्रोटीन्स जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हीट के शॉक को बेयर कर लेती हैं। यानी नॉर्मली प्रोटीन सेंसिटिव होती हैं टेम्परेचर के लिए, लेकिन हीट शॉक प्रोटीन्स इनसेंसिटिव होती हैं हाई टेम्परेचर के लिए। यानी ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी डी नेचर नहीं होती, ऐसी प्रोटीन होती हैं, स्पेशल प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन ज्यादा मिकदार में प्लांट्स बनाते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स ने क्या करना है, एंजाइम को और जितनी भी इंपॉर्टेंट और प्रोटीन है, लाइक मेम्ब्रेन के अंदर जो पड़ी हुई प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, तो बाकी तमाम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को इन्होंने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम हाई टेम्परेचर। इर्द गिर्द से इन्होंने सराउंड कर लेना है, घेर लेना है किसको, एंजाइम्स और प्रोटीन को, और उनको हाई टेम्परेचर के इफेक्ट से बचाना है। पहला काम तो ये इस तरह से। अच्छा, अब जब चूंकि एंजाइम डी नेचर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि जब एंजाइम और प्रोटीन प्रोटेक्टेड हो जाएंगी तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा।
सेकेंड हमारे पास जो एडेप्टेशन होती है हाई टेम्परेचर के लिए प्लांट्स के अंदर, वो होती है इवेपोरेटिव कूलिंग। अगर हम देखें तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर की डेफिशिएंसी आ रही थी, वाटर इवेपोरेशन का रेट बढ़ रहा था, ट्रांसपरेशन का रेट बढ़ रहा था। तो इस हाई ट्रांसपरेशन रेट की वजह से वाटर की डेफिशिएंसी हो रही थी, स्टोमेटा क्लोज हो रहे थे। तो उससे बचने के लिए प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, जब रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बढ़ जाता है तो ट्रांसपरेशन के हर एक मतलब कह लें कि वाटर के 1 ग्राम की रिमूवल की वजह से या इवेपोरेशन के नतीजे में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसको इवेपोरेटिव कूलिंग जो है ना वो कहा जाता है। इवेपोरेशन के नतीजे में या ट्रांसपरेशन के नतीजे में जो टेम्परेचर कम होता है, इसको कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। इस कूलिंग की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर लेते हैं। आपको कभी तजर्बा हुआ हो जब हाई टेम्परेचर हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो और शदीद गर्मी के अंदर अगर हम किसी दरख्त के साए में जाते हैं तो एक ठंडक का एहसास होता है, दैट इज इवेपोरेटिव कूलिंग। और वो किस वजह से हो रही होती है, ट्रांसपरेशन की वजह से हो रही होती है। तो अब इस इवेपोरेटिव कूलिंग की मदद से जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली टेम्परेट रीजन के, जो ठंडे इलाके के पौधे होते हैं, जो मतलब मॉडरेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं, तो ये 40 डिग्री सी और उससे भी अबव वाला जो टेम्परेचर होता है, उससे स्ट्रेस को फेस करने के काबिल हो जाते हैं इस इवेपोरेटिव कूलिंग की मदद से। अगली हमारे पास जो है ना वो आ जाती है इसमें प्लांट्स के अंदर जो एडेप्टेशंस, वो हैं लो टेम्परेचर के ऊपर एडेप्टेशंस। अब लो टेम्परेचर का भी हम देखेंगे, लो टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है प्लांट्स को, प्लांट्स ऊपर किस तरह की प्रॉब्लम्स इंपोज करता है लो टेम्परेचर, और फिर प्लांट उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करता है, उसके लिए क्या एडेप्टेशंस रखता है। सबसे पहला चेंज जो लो टेम्परेचर की वजह से आता है वो है मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो इफेक्टेड होती है। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके अंदर लिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड के जो बाइलेयर होती है, लिपिड्स की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है लो टेम्परेचर की वजह से। जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर जो है फिक्स हो जाते हैं, और इस फिक्सिंग की वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो बैडली इफेक्टेड होती है। अच्छा, अब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के चेंज होने की वजह से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म इफेक्टेड होगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। सेकंड, इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि जो जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इफेक्टेड होगी या इसके अंदर जब लिपिड्स इंटरलॉक होंगे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाएंगे, तो इसकी वजह से एक और इश्यू आएगा, और वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का भी यहाँ पे इफेक्ट इनके ऊपर होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इफेक्टेड होती हैं। थर्ड, हमारे पास जो इसमें प्रॉब्लम होती है लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट को फेस करनी पड़ती है, वो है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। यानी प्लांट के जो सेल्स होते हैं, प्लांट के सेल्स के अंदर और साइटोसोल के अंदर समटाइम जो है इसमें सेल वॉल के अंदर इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है। यानी बर्फ की यहाँ पे कलमें जो है वो बन जाती हैं, पानी जम जाता है लो टेम्परेचर की वजह से। अब जब ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो ये आइस की जो क्रिस्टल्स हैं ये चुभने वाली होती हैं। इनके चुभने से ऑर्गेनेलिस की जो मेम्ब्रेन होंगी और इवन सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, ये क्या हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है। किस तरह से कि इन आइस क्रिस्टल्स की जो किनारे होंगे वो डैमेज कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन को या फिर सेल की मेम्ब्रेन को। इसके अंदर परफोरेशन को काज कर सकते हैं। इन कलमों के टकराने की वजह से, इन क्रिस्टल्स के टकराने की वजह से क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन्स के अंदर सुराख बन सकते हैं, ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन के अंदर भी और सेल्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर भी। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्लांट्स को लो टेम्परेचर पे फेस करने पड़ते हैं। अब हम इसका देखेंगे कि प्लांट के पास सॉल्यूशन क्या है, प्लांट्स इसको कैसे कोप अप करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर भी और इवन बर्फ के अंदर भी प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं।
देखिए हम इसमें adaptations क्या हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स कैसे सरवाइव कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, यानी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की इफेक्टेड होने की वजह से, लिपिड्स के इंटरलॉक होने की वजह से, क्रिस्टलाइन होने की वजह से, और मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर इफेक्ट होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई थी, उस ट्रांसपोर्टेशन को कायम रखने के लिए, उसको बहाल रखने के लिए प्लांट के पास एक इसका हल है, और वो है ये करते क्या हैं, अपनी मेम्ब्रेन्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो प्रोपोर्शन होता है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। यानी सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो जल्दी इंटरलॉक हो जाते हैं, वो जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जम जाते हैं, फ्लूइडिटी को इफेक्ट करते हैं। तो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ज्यादा होने की वजह से जो फ्लूइडिटी है वो इतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगी, और लिपिड्स इंटरलॉक नहीं होंगे, फैटी एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, जमेंगे नहीं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ना तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इफेक्टेड होगा, और ना ही मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इफेक्टेड होगी, और ना ही ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, अगर तो एकदम से टेम्परेचर चेंज हो तो वो प्लांट के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है बनिस्बत जो ग्रेजुअली चेंज, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम में तब्दीली आती है, आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दी बढ़ती है, उसमें जैसे सर्दी बढ़ना शुरू होती है तो प्लांट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो प्रोपोर्शन है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बनाना शुरू कर देते हैं। बट उसमें अगर रैपिड चिलिंग है, एकदम से सर्दी बढ़ जाए, एकदम से टेम्परेचर का चेंज आ जाए, तो ये ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है प्लांट्स के अंदर भी। उसमें वजह क्या होती है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो फॉर्मेशन होगी उसमें टाइम चाहिए है, और रैपिड चिलिंग की वजह से, एकदम से टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाने की वजह से ये मौका नहीं मिलता प्लांट्स को, या उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचता कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोडक्शन को इन्हांस करके इस मसले का जो है वो हल निकाल सके। तो जो अब मौजूदा दौर के अंदर क्लाइमेटिक जो चेंज आ चुका हुआ है, जो डे और नाइट का टेम्परेचर, और इसी तरह गर्मी के बाद सर्दी का शुरू होना, और सर्दी के बाद गर्मी का, तो उसमें रैपिड चेंज आता है, उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है, जो कि प्लांट्स के लिए भी क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है। थर्ड जो प्रॉब्लम थी, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम, दोनों का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, उससे प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया, फ्लूइडिटी को मेंटेन कर लिया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने दिया, ट्रांसपोर्टेशन को बहाल कर लिया, और आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए भी इनके पास एक सॉल्यूशन है। ये क्या करेंगे, अपने सेल के अंदर जो सोल्यूट होंगे, यानी सेल के अंदर जो सोलेबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसको साइटोसोल कहते हैं, तो साइटोसोल में मौजूद जितने भी सॉल्यूट्स होंगे, जितने भी सॉल्ट्स वगैरह होंगे, इन सॉल्यूट्स की कंपोजिशन को ये इस तरह से चेंज करेंगे कि साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जो वो कंपोनेंट है जिनके अंदर वाटर 90% वाटर होने के बावजूद ये पानी सुपर कूल तो हो जाएगा, यानी या ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन जमेगा नहीं। सो ये चेंज ला रहे हैं, कहाँ चेंज ला रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट को ये चेंज कर रहे हैं साइटोसोल के अंदर, जिसकी वजह से सुपर कूल सॉल्यूशन तो होगा, बट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। अब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर प्लांट के अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, ऑर्गेनेलिस के इर्द गिर्द हो रही है, तो वो परफोरेशन भी कर रही है, मेम्ब्रेन को डैमेज भी कर रही है, सेल को किल कर रही है। तो अब इसमें जो है वो क्या होगा, ये उनका साइटोसोल चेंज हो जाएगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन, कुछ स्पेशल सोल्यूट जो है वो बनाए जाएंगे, जिनकी वजह से ये सुपर कूल तो हो जाएंगे, बट इसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी भी तो वो सेल के अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये चेंज कहाँ पे आ रहा है, ये चेंज आ रहा है साइटोसोल के अंदर, यानी सेल के साइटोसोल के अंदर आ रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे सुपर कूल सॉल्यूशन बनेंगे, सुपर कूल जो है सॉल्यूशन मौजूद रहेगा, बट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। बट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है कहाँ पे, सेल वॉल्स के दरमियान में। एंड यू नो वेल कि सेल वॉल क्या होती है प्लांट की, वो ऑलरेडी डेड होती है,
तो अगर जो सेल वॉल्स के दरमियान में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी भी तो वो इतनी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल इतनी डैमेज नहीं होती, वो ऑलरेडी डेड है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से डैमेज हो सकती है। तो अब इस डैमेज से बचने के लिए भी प्लांट्स के पास क्या है, और स्पेशली वो प्लांट्स जो टेम्परेट रीजन के अंदर हैं, जो हिली एरियाज के अंदर मौजूद है, जो माइनस में टेम्परेचर जहाँ पे जो है ना वो चला जाता है, ये गलियात वगैरह जितने भी नादरन एरियाज हैं, या जितने भी ठंडे जो है ना वो इलाके हैं पाकिस्तान के अलावा भी, उन सब के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके पास ये एडेप्टेशन है कि वो अपने साइटोसोल की कंपोजिशन को चेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। और अगर आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी भी तो कहाँ पे होगी, या आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन बिटवीन सेल वॉल होगी, जो कि इतनी ज्यादा डैमेज नहीं हो सकती आइस क्रिस्टल से। ये डैमेज करती हैं आइस क्रिस्टल जो है मेम्ब्रेन्स को, सेल की मेम्ब्रेन्स को और ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन को। तो ये है जी हमारे पास वो एडेप्टेशंस जो लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स अपने अंदर रखते हैं, ताकि वो लो टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं उनसे अपने आप को बचा सके। सो प्लांट्स के अंदर भी थर्मो रेगुलेशन है, वो गर्मी और सर्दी जो बॉडी के बाहर होने वाले चेंजेस हैं टेम्परेचर के अंदर, उनसे होने वाले नुकसानात से अपने आप को बचाने के लिए ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म रखते हैं, जिसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है।